हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है आपका हॉस्पिटल फार्मेसी, जिसका चैप्टर नंबर 3 के हम शॉर्ट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों पहले हम आपको शॉर्ट थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद आपके टोटल मल्टीपल चॉइस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपने देव फार्मेसी का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से देव फार्मेसी के ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से एग्जिट बेच परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करते रहना। तो जो सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल आपका चैप्टर नंबर 3 है हॉस्पिटल फार्मेसी का, सबसे पहले बताते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए, इंट्रोडक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हो गई, कोई भी फार्मेसी हो गई, कोई भी हॉस्पिटल हो गया, या कोई भी किसी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन हो गई, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंज्यूमर को, कंज्यूमर क्या होता है, जो कस्टमर होता है उसी को कंज्यूमर भी कहा जाता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंज्यूमर को गुड्स डिलीवर करना, कोई भी गुड्स मीन्स कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर करना, एंड कस्टमर को संतुष्ट करना, यानी वह सेटिस्फाई हो जाए, जो आपने प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड किया है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी से वह सेटिस्फाई हो जाए। एंड ऑर्गेनाइजेशन में ड्रग रिसीव करना, यानी जब आप फार्मेसी चला रहे होंगे या हॉस्पिटल चला रहे हैं तो वहाँ पर जब ड्रग की कमी हो जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ड्रग को रिसीव करना, यह सारी प्रोसेस जितनी होती है इसको सप्लाई चेन कहा जाता है। यानी आपको समझना है कि जो पेशेंट होते हैं उनको जो ड्रग प्रोवाइड की जाती है और उसके बाद जब ड्रग फार्मेसी के अंदर नहीं रह जाती है, यानी कोई भी ड्रग की यानी कमी हो जाती है, तब उस फार्मेसी के अंदर ड्रग को मंगाया जाता है। ये जितनी प्रोसेस होती है इसको कहा जाता है सप्लाई चेन। फिर इसमें कुछ स्टेप दिए गए हैं जिसके द्वारा मैनेज किया जाता है मेडिसिन सप्लाई को। किस प्रकार से मेडिसिन सप्लाई को मैनेज किया जाता है। द मेन स्टेप ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिन सप्लाई आर, यानी कुछ स्टेप हमने बताए हैं इसमें जो आपके सिलेबस में है, उन स्टेप को आप पढ़ना है और आपका चैप्टर इसी पर आधारित है। तो दोस्तों, पहला है प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट, यानी ड्रग लिस्ट कैसे प्रिपेयर की जाएगी, उसमें कौन कौन सी ड्रग ऐड की जाएंगी उसके बारे में आपको पढ़ना है। और प्रोसीजर फॉर ड्रग परचेज, यानी जो ड्रग परचेज की जाती हैं उनका क्या प्रोसीजर है उसके बारे में पढ़ना है। स्टोरेज के बारे में पढ़ना है, किस प्रकार से फार्मेसी में डिस्पेंसिंग करनी है ड्रग की उसके बारे में पढ़ना है। और थर्ड वाला है इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक और इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट। इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट क्या है, यानी जो भी आपने गुड्स यानी कोई भी प्रोडक्ट अपनी फार्मेसी के अंदर रखा है तो उसकी देखभाल किस प्रकार से की जाए, उसकी स्टोरेज किस प्रकार से की जाए, तो यह सब आपका आता है इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट के अंदर। और कौन कौन सी टेक्निक होती हैं किसी प्रोडक्ट को मैनेज करने की, वह आपकी आती है इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स में। तो दोस्तों, आपका जो चैप्टर है इन 4 हेडिंग्स पर यानी डिपेंड रहता है। ये वाला आपका 3rd चैप्टर है तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो पहला आपका सिलेबस में टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट, यानी सबसे पहले कवर करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट। तो ड्रग की लिस्ट को तैयार करके मेडिसिन इरोर के चांस को कम किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप ड्रग की लिस्ट को तैयार नहीं करते हैं, अगर फार्मेसी में आप वर्क कर रहे हैं और ड्रग की लिस्ट को तैयार नहीं करते हैं, तो जिससे आप भूल सकते हैं कि कौन सी ड्रग हमको मंगानी है, कौन सी नहीं मंगानी है। अगर आप ड्रग की लिस्ट को तैयार कर लेंगे तो जिससे जितनी भी ड्रग होंगी उसमें आप नोट कर लेंगे, जिससे जो भी ड्रग की इरोर चांसेस होते हैं उसको कम किया जा सकता है ड्रग की लिस्ट को तैयार करके। और ड्रग लिस्ट में हाई रिस्क ड्रग, इमरजेंसी ड्रग, शेड्यूल H1 ड्रग, एनडीपीएस यानी नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो ड्रग होती हैं उनको अलग अलग कैटेगरी किया जाता है। यानी जो भी आपकी जैसे हाई रिस्क मेडिसिन हो गई जिसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं वह मेडिसिन हो गई। यानी साइड इफेक्ट मीन्स यानी कोई भी ड्रग बहुत हानिकारक होती है। साइड इफेक्ट मीन्स होता है कि जब कोई डिसीज़ है, आपने कोई गलत मेडिसिन ले ली है तो उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद इमरजेंसी ड्रग, कुछ इमरजेंसी ड्रग होती हैं उनकी लिस्ट को अलग प्रिपेयर करना है। शेड्यूल H1 क्लास की ड्रग हमने आपको फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स में पढ़ाया है, शेड्यूल H1, आप वहाँ से जाकर इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। और जो एनडीपीएस ड्रग उसको होती हैं हमने उसको फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स के चैप्टर नंबर 4 में हमने आपको एनडीपीएस वाला चैप्टर कवर किया है और इस चैप्टर में भी हम आपको ड्रग के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, जो ड्रग आपकी इसमें नोट की गई हैं जिस प्रकार से आपके सिलेबस में है, हाई रिस्क ड्रग, इमरजेंसी ड्रग, शेड्यूल H1 ड्रग, एनडीपीएस ड्रग, इन ड्रग को आप ड्रग लिस्ट तैयार करेंगे तो किस प्रकार से इनको मैनेज करेंगे इसके बारे में इसमें बात की गई है। तो सबसे पहले क्या था आपकी हाई रिस्क मेडिकेशन। तो हाई रिस्क मेडिकेशन क्या होती हैं, यानी यदि पेशेंट इन ड्रग का मिसयूज़ कर लेते हैं, यानी इनका ज़्यादा मात्रा में इनका यूज़ कर लेते हैं, तो इन ड्रग का बहुत खतरनाक इफेक्ट होता है। यानी इससे पर्सन की जो है डेथ भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक इसका इफेक्ट होता है। और जो आपकी हाई रिस्क मेडिकेशन होती हैं इनके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे एड्रीनालिन 1 mg पर ml इंजेक्शन जो होता है ये आपका हाई रिस्क मेडिकेशन में आता है। कोबरा एंटीवेनम इंजेक्शन, डेक्सट्रोज 30% जो इंजेक्शन होता है वह आपका हाई रिस्क मेडिकेशन में आता है। और डिजॉक्सिन 2 ml इंजेक्शन, डोब्यूटामिन 20 ml
उसके बाद टॉपिक है इमरजेंसी ड्रग। सबको पता ही होगा इमरजेंसी मीन्स क्या होता है, यानी किसी को तुरंत ज़रूरत होती है किसी ड्रग की, वह आपकी इमरजेंसी ड्रग होती हैं, जिससे पर्सन की जान बच सकती है, वह इमरजेंसी ड्रग होती हैं। इमरजेंसी ड्रग में वह ड्रग आती हैं जिनको इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ किया जाता है, जो पेशेंट की लाइफ को बचाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, यानी किसी पेशेंट की जान को बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, जो इमरजेंसी ड्रग होती हैं। और इमरजेंसी ड्रग के कुछ एग्जांपल हमने लिखे हैं, जैसे एड्रेनालिन इंजेक्शन जो लिडोकेन का इंजेक्शन आता है, और एडिनोसिन डेरिफाइलिन जो इंजेक्शन आता है, और डाइक्लोफेनेक जो दर्द वाला इंजेक्शन होता है वह आपका इमरजेंसी ड्रग के अंदर आता है। इंजेक्शन जो एविल का होता है, एविल का इंजेक्शन, डाइजीपाम, लेजिक्स, एमिनोफाइलिन जो इंजेक्शन होता है, ये आपके हमने एग्जांपल इमरजेंसी ड्रग के अंदर लिखे हैं। दोस्तों इमरजेंसी ड्रग हाई रिस्क मेडिकेशन में बहुत ज़्यादा इंजेक्शन और ड्रग्स हैं, बट जो आपके इंपॉर्टेंट है आपके एग्जांपल के लिए उसको हमने इसमें नोट किया है। अगर आप इतने इनको पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और आप अच्छे से अपनी तैयारी भी कर पाएंगे, क्योंकि जब हम ज़्यादा कंटेंट लिख देंगे तो आप पढ़ेंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो इसलिए आप उतना पढ़िए जितना आपको समझ में आ जाए। फिर उसके बाद बात करते हैं शेड्यूल H1 ड्रग्स। यानी शेड्यूल H1 ड्रग्स कौन सी होती हैं, यानी यह वह ड्रग होती हैं जो CNS को शांत करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जो H1 ड्रग होती हैं यह CNS को शांत करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इन ड्रग का यूज़ करने से इन ड्रग की हैबिट बन जाती है। जो शेड्यूल H1 क्लास की ड्रग होती हैं इनको अगर आप ज़्यादा दिनों तक यूज़ करते रहेंगे तो इनकी आपको हैबिट बन जाएगी। और जो फार्मासिस्ट होता है उसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के शेड्यूल जो H1 की ड्रग्स होती हैं उनको डिस्पेंस नहीं करना चाहिए। इनके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे अल्प्राजोलम हो गया, सेफीपीम हो गया, और जैसे कैप्रियोमाइसिन हो गया, और इसमें रिफाम्पिसिन ड्रग लिखी है हमने, ट्रामाडोल, डाइजीपम, और साइक्लोसेरिन ड्रग लिखी है इसमें हमने, जोल्पिडम, और जो मिडाजोलम ड्रग है। तो दोस्तों इतनी हमने शेड्यूल H1 के अंदर ड्रग्स लिखी हैं। और उसके बाद आपका टॉपिक है NDPS, जो आपकी प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट का टॉपिक है NDPS, जिसकी फुल फॉर्म होती है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोटोपिक सब्सटेंसेस। जो NDPS ड्रग होती हैं इनके एग्जाम्पल हैं, जैसे अल्प्राजोलम, वार्बिटल, डाइजीपम, कीटाजोलम ड्रग आ जाती है, और इसमें लोप्राजोलम हमने लिखा है, नाइट्राजीपम, फिनोबार्बिटल, सीकोबार्बिटन, ये आपकी NDPS ड्रग लिस्ट के अंदर आती हैं। और कुछ होती हैं रिजर्व्ड एंटीबायोटिक। रिजर्व्ड एंटीबायोटिक कौन कौन सी होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जिनका रिजर्व करके रखा जाता है, यानी कुछ एंटीबायोटिक कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको तब दिया जाता है, उनको पहले से एडवांस में रिजर्व करके रखा जाता है, जिनका यूज़ कभी भी हुआ नहीं होता है, यानी उनका यूज़ कभी नहीं हुआ होता, उनको किसी इमरजेंसी कंडीशन रिजर्व करके रखा जाता है। इसमें एग्जाम्पल है एजिट्रोनाम, और जो इसमें कैरोमोनाम है ड्रग, और इसमें डेप्टोमाइसिन हो गया, टेलाबेनिसिन हो गया आपकी ड्रग, जो आपकी एंटीबायोटिक के अंदर आती है, जो रिजर्व्ड एंटीबायोटिक के अंदर आती है। तो हम बताते हैं आपका टॉपिक इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे कि इन्वेंट्री क्या होता है। तो इन्वेंट्री के बारे में बात करेंगे, यानी एक इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल होता है, कोई भी इंडस्ट्री हो गई उसके अंदर जो रॉ मटेरियल होता है, जो प्रोडक्ट सेल होने के लिए रखा होता है, और जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होता है, यह सब इन्वेंट्री के अंदर आता है। दोस्तों कोई भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में अगर कोई भी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से कोई भी प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, और रॉ मटेरियल जो है इंडस्ट्री के अंदर रखा हुआ है, तो वो जो रॉ मटेरियल होता है और जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो चुका होता है, तो जितना भी प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर रखा होता है उसको कहा जाता है इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल एक प्रोसेस है किसी बिजनेस के स्टॉक, यानी कोई भी बिजनेस कर रहे हैं आप, उसका स्टॉक कर रहे हैं प्रोडक्ट का, यानी उस लेवल जो स्टॉक लेवल होता है उसको मेंटेन करने और उसके कॉस्ट को मिनिमाइज करने को इन्वेंट्री कंट्रोल कहते हैं। दोस्तों आपको एक बार हम दोबारा से बताते हैं, देखिए इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री वह होता है जैसे कोई इंडस्ट्री है उसमें आप प्रोडक्ट को रखे हुए हैं, जब प्रोडक्ट को रख दिया जाता है, जैसे रॉ मटेरियल रखा होता है और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट रखा होता है, तो यह आपका होता है इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है दोस्तों, इन्वेंट्री कंट्रोल वह होता है, देखिए आप प्रोडक्ट को रखे हैं तो उसकी स्टोरेज किस प्रकार से करनी है, उसके किस प्रकार से कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, उसकी देखभाल कैसे करना है, तो ये सब जितनी प्रक्रिया होती है ये सब होती है आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल। फिर इन्वेंट्री कंट्रोल कुछ टेक्निक्स होती हैं, किस प्रकार से आप इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। ABC एनालिसिस, ऑलवेज बेटर गुड, यानी ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक होती है। जो आपकी ABC एनालिसिस होती है यह आपकी एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक होती है, जो बताती है कि किस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, यानी ABC मीन्स होता है ऑलवेज बेटर गुड।
तो ये आपको यही बताती है कि जो प्रोडक्ट है उसमें से किस प्रोडक्ट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो फर्स्ट टेक्निक आपकी ABC एनालिसिस हो गई। और जो सेकंड टेक्निक है उसको कहते हैं VED एनालिसिस। तो BED एनालिसिस क्या होता है? तो पहला है बी फॉर वाइटल, यानी वाइटल कैटेगरी में उन ड्रग को रखा जाता है जो किसी पेशेंट को बचाने के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। यानी कोई भी पेशेंट है उसकी लाइफ को बचाने के लिए जो ड्रग बहुत आवश्यक होती हैं उसको वाइटल कैटेगरी में रखा जाता है। और जो आपकी ई होती हैं, ई फॉर इसेंशियल, यानी यह ड्रग इसेंशियल तो होती हैं बट वाइटल की कंपैरिजन में कम इसेंशियल होती हैं। जो वाइटल वाली ड्रग आपको बताई है ना कि बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं, तो आपकी जो इसेंशियल वाली ड्रग हैं ये आवश्यक तो होती हैं बट वाइटल की इतनी आवश्यक नहीं होती हैं। और डी फॉर होता है आपका डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल का मीन्स होता है कि यह किसी पेशेंट की लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं। यानी यह जो ड्रग होती हैं इस कैटेगरी में जो ड्रग को रखा जाता है ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं बट आपकी फार्मेसी में ड्रग का अवेलेबल होना बहुत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट को मेंटेन किया जाता है कि कौन सी ड्रग हमारी फार्मेसी में कम हो रही है। यानी जो आपकी वाइटल कैटेगरी में ड्रग आती हैं अगर वह जल्दी से जल्दी कम हो रही हैं तो आपको मंगा लेना चाहिए। और उसके बाद फिर इसेंशियल वाली और फिर डिज़ायरेबल वाली। तो दोस्तों सेकेंड टेक्निक थी आपकी VED एनालिसिस। तो आपका टॉपिक है जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। इसके कुछ लास्ट में कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। डिस्पोजल ऑफ एक्सपायरी ड्रग्स, यानी जो एक्सपायरी ड्रग हो गई हैं, यानी जो ड्रग एक्सपायर हो गई हैं उनका आप डिस्पोजल कैसे करेंगे, तो उसके बारे में बात करनी है। और जो आपका नारकोटिक का डिस्पोजल होता है उसको कैसे करना होता है, और जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं उनका डिस्पोजल किस प्रकार से किया जाएगा, और डॉक्यूमेंटेशन, परचेज एंड इन्वेंट्री के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर पढ़ना है। तो दोस्तों डिस्पोजल ऑफ एक्सपायरी ड्रग का मीन्स होता है कि जो एक्सपायर ड्रग हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देना। यानी किस प्रकार से आप उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, जो ड्रग एक्सपायर हो चुकी हैं उन ड्रग को आप किस प्रकार से एक्सपायर करेंगे, जिसको कहा जाता है डिस्पोजल ऑफ एक्सपायरी ड्रग। दोस्तों डिस्पोजल मेथड, फिर उसके बाद हमने कुछ मेथड लिखे हैं, उन मेथड का यूज़ करके आप एक्सपायरी ड्रग का डिस्पोजल कर सकते हैं। तो सबसे पहला है रिटर्निंग टू द मैन्युफैक्चरर, यानी पहला पॉइंट इसमें हमने हेडिंग लिखी हुई है, जहाँ से ड्रग को लेकर आए हैं उसी मैन्युफैक्चरर को वापस कर देना। यानी आप अपने मेडिकल स्टोर में किसी होल सेलर से मेडिसिन लिए हैं और वह एक्सपायर हो गई हैं तो आप वापस उसी होल सेलर को दे सकते हैं। यानी उसकी जो ड्रग एक्सपायर हो गई है उसको वापस भी कर सकते हैं, उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा बट आप उसको वापस कर सकते हैं। और उसके बाद सेकंड मेथड है लैंडफिल। यानी लैंडफिल क्या होता है इस मेथड के बारे में बताएंगे दोस्तों। यानी ये सबसे ओल्ड और सबसे वेस्ट मेथड होता है डिस्पोजल का। जो आपका लैंडफिल मेथड होता है ये सबसे ओल्ड मेथड होता है और सबसे वेस्ट मेथड होता है। जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उसको डिस्पोज करने का यह सबसे अच्छा मेथड होता है। यानी सॉलिड वेस्ट मीन्स हो गया जैसे जो आपकी टेबलेट हो गई और जो आपके कैप्सूल्स हो गए, इनको डिस्ट्रॉय करने का सबसे अच्छा मेथड होता है लैंडफिल वाला। इस मेथड में वेस्ट मटेरियल को ज़मीन में गड्ढा खोदकर डाल दिया जाता है। यानी दोस्तों बहुत ही सिंपल भाषा में हमने बताया आपको। यानी जब आपकी कोई भी ड्रग होती है वह अगर एक्सपायर हो जाती है तो आप इसको देखे भी होंगे और कभी किए भी होंगे। तो दोस्तों जो आपकी ड्रग होती है वह एक्सपायर हो गई तो आपको क्या करना है, एक ज़मीन में गड्ढा खोदना है। लगभग आपको 5 से 7 फुट तक गड्ढा खोद लेना है और उसमें जो भी आपकी ड्रग एक्सपायर हो गई है उसको डालकर और गड्ढे को बंद कर देना है। तो ये आपका मेथड होता है लैंडफिल मेथड। और जो आपका थर्ड वाला मेथड होता है श्योर मेथड। श्योर मेथड क्या होता है, यह मेथड सिरप एंड आईवी फ्लूइड के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे जो सिरप होती हैं वह अगर एक्सपायर हो जाती हैं और जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं अगर वह एक्सपायर हो जाते हैं तो उनके लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। इसमें वेस्ट मटेरियल को वाटर के अंदर बहा दिया जाता है। यानी जो वाटर होता है उसके अंदर बहा दिया जाता है। यह मेथड इतना इफेक्टिव नहीं होता है क्योंकि इसके बहुत बहुत ज़्यादा हानिकारक इफेक्ट होते हैं। जैसे आप अगर किसी नदी में बहा देंगे तो उसमें जो एनिमल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों जो आपका गांव में नाले होते हैं या कोई तालाब होता है उसमें लोग जो सिरप होते हैं उनको डाल देते हैं या नालियों में बहा देते हैं। तो ये मेथड जो होता है आपका श्योर मेथड कहलाता है। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट मेथड आता है इंसिनरेशन मेथड। इंसिनरेशन मेथड में क्या होता है, इस मेथड में वेस्ट मटेरियल को हाई टेम्परेचर दिया जाता है। जो इंसिनरेशन मेथड होता है इस मेथड में जो आपका वेस्ट मटेरियल हो गया है, जो वेस्ट हो गया है उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देकर उसको नष्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें कुछ मेथड थे जिसको हमने बताया और जो आपका टॉपिक था इसको हमने कंप्लीट किया, यानी डिस्पोजल ऑफ एक्सपायरी ड्रग।
यानी इसके हमने कुछ मेथड को आपको बता दिया, इस तरीके से आप ड्रग को डिस्पोजल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर उसके बाद बात करते हैं डिस्पोजल ऑफ नारकोटिक्स। जो नारकोटिक ड्रग्स होती हैं, जो नशे वाली ड्रग्स होती हैं, उनका डिस्पोजल आपको कैसे करना है तो उसके बारे में बात करेंगे। नारकोटिक ड्रग का डिस्पोजल भी इन सब मेथड के द्वारा ही किया जाता है। जो अभी आपको हमने प्रीवियस में मेथड बताए हैं, आप उन मेथड को नारकोटिक ड्रग वाले मेथड में रख सकते हैं। बिल्कुल 100% आपके उचित मेथड हमने बताए हैं, आप उनको इसमें भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपका टॉपिक पूछा भी जाता है एग्जाम के अंदर कि आपको नारकोटिक का डिस्पोजल बताना है, तो आप उसमें हेडिंग डालकर लिख भी सकते हैं रिटर्निंग टू द मैन्युफैक्चर, और उसके बाद उसमें लैंडफिल मेथड लिख सकते हैं, और उसके बाद श्योर मेथड लिख सकते हैं, और उसके बाद इंसिनरेशन जो मेथड आपको हमने बताया उसको आप उसमें लिख सकते हैं। तो नारकोटिक ड्रग का डिस्पोजल भी इन सब मेथड के द्वारा ही किया जाता है, बट इनका डिस्पोजल फार्मासिस्ट एंड पुलिस की सुपरविजन में किया जाता है। दोस्तों जो आपकी सिंपल ड्रग्स होती हैं उनका सुपरविजन यानी उनका जो डिस्पोजल होता है वह आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन जब नारकोटिक का डिस्पोजल किया जाता है तो उसमें फार्मासिस्ट का होना अनिवार्य है और एक पुलिस का होना अनिवार्य है। यानी एक पुलिस भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा टीम भी हो सकती है पुलिस की, उसके बाद उसका डिस्पोजल आपको करना है। तो इस प्रकार से आप नारकोटिक ड्रग का डिस्पोजल कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिस्पोजल ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, यानी जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, यानी जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं उनको एंटी कैंसर ड्रग भी कहा जाता है, नियोप्लास्टिक ड्रग भी कहा जाता है। यानी जो कैंसर को ट्रीट करने में जिन ड्रग का यूज़ किया जाता है उनको कहा जाता है साइटोटॉक्सिक ड्रग। यानी जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं उनका भी आप जो डिस्पोजल करते हैं उन्हीं सब मेथड के द्वारा कर सकते हैं। और इसमें हमने कुछ लिखा है पॉइंट्स को, डिस्पोजल मेथड ऑफ साइटोटॉक्सिक वेस्ट, यानी जो साइटोटॉक्सिक वेस्ट होते हैं उनका डिस्पोजल आपको कैसे करना है, जैसे सप्लायर को वापस कर देना है, रिटर्निंग टू द मैन्युफैक्चरर, और उसके बाद हाई टेम्परेचर देकर उनका डिस्ट्रॉय कर देना है। यानी वो आपका मेथड था इंसिनरेशन मेथड, यानी हाई टेम्परेचर देकर ड्रग को नष्ट कर देना है। डिस्पोज टू द लैंडफिल, यानी जो लैंडफिल मेथड है उसके माध्यम से आप जो साइटोटॉक्सिक ड्रग है उनका आप डिस्पोजल कर सकते हैं, यानी उनको नष्ट कर सकते हैं। तो ये आपके डिस्पोजल के कुछ मेथड थे और कुछ टॉपिक थे जिनको हमने कवर किया। जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसका लास्ट पॉइंट है आपका सिलेबस का डॉक्यूमेंटेशन, परचेज एंड इन्वेंट्री। इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे दोस्तों, और जो आपका चैप्टर नंबर 3 है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आशा करते हैं आपको पूरा चैप्टर समझ में भी आया होगा। अगर ज़्यादा समझ में आता हो तो दोस्तों आप नीचे कमेंट कर दिया करो दोस्तों कि सर आप बहुत सही पढ़ाते हैं, तो जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर अच्छे से तैयार करके लाते रहें। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ परचेज एंड इन्वेंट्री, डॉक्यूमेंटेशन का मीन्स होता है कि जो भी ड्रग्स की परचेजिंग की है उसका रिकॉर्ड तैयार करना। डॉक्यूमेंटेशन मीन्स यानी जो भी आपने ड्रग परचेज की है उसका रिकॉर्ड तैयार करना, जो भी आपने डिस्पेंस की है ड्रग उसका रिकॉर्ड तैयार करना, और जो भी ड्रग फार्मेसी में स्टोर की गई है उसका सब रिकॉर्ड तैयार करना। यानी जितना भी फार्मेसी से रिलेटेड बातें होती हैं उसको नोट करना, उसको लिखना, वह सब आपका डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। और जो भी प्रोडक्ट वापस हुआ है उसका भी सब रिकॉर्ड तैयार करना। यानी कोई भी प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं होता है तो उसकी वापसी हो जाती है तो उसका भी आपको रिकॉर्ड तैयार करना है। और इन्वेंट्री हमने आपको पहले ही बताया है प्रीवियस वाले लेक्चर में। इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री दोस्तों वह होता है जैसे आप किसी प्रोडक्ट को खरीद कर लाए, परचेज करके लाए, फिर उसकी स्टोरेज किस प्रकार से करनी है और उसके बाद उसको किस प्रकार से मेंटेन करके रखना है, यह आपका होता है इन्वेंट्री। तो दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन ऑफ परचेज एंड इन्वेंट्री आपका छोटा सा टॉपिक था, इसलिए हमने छोटा सा डिफाइन किया है और आपको समझ में भी